नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो किस प्रकार से हुआ? ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा और डी कुप्रशासन के कारण। यूपीपीसीएस प्री 1990, 91 और 94 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस प्रकार से अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ? तो देखिए, हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी को उसके कुख्यात विलय की नीति से, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 6 का सिद्धांत, जिसमें कि गोद लेने की अधिकारिता को इसने समाप्त कर दिया था। लेकिन अवध का जो विलय किया गया था वो कुप्रशासन का आरोप लगा करके कि अवध का जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, बड़ी अव्यवस्था है अवध में। जेम्स आउटरम जो वहां का ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसकी रिपोर्ट को आधार बना करके पूरा का पूरा विशाल अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी उसको हड़प लिया। जबकि अवध 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेजों का बिल्कुल मित्र राज्य के रूप में था और अंग्रेजों के हर आदेश को हाथ बांधकर सर झुका करके मानने वाला राज्य था अवध। लेकिन इसके बावजूद अवध पर ब्रिटिशों ने कोई कृपा नहीं दिखाई और कुप्रशासन का एक मनगढ़ंत आरोप बना करके अवध का विलय ब्रिटिश राज में कर लिया। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, बगाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बगाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ, ये हमारा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन 1848, 1850, 1852, 1853। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया और इसमें इसने ये कहा कि जो भी राजा है अगर उसकी संतान होगा तो ही वो अगला राजा बनेगा। कोई गोद लेकर के किसी को राजा घोषित नहीं कर सकता, यानी गोद लेने की अधिकारिता को डलहौजी ने चुनौती दे दी। जबकि ये जो अधिकारिता है ये हजारों वर्षों से चली आ रही है कि कोई भी दंपत्ति जिसको कोई बच्चा न हो वो किसी और के बच्चे को ले करके अपना पुत्र या पुत्री बना सकता है और उस पुत्र और पुत्री को भी वही अधिकार होगा जो कि अपने रक्त से पैदा हुए पुत्र या पुत्री को होता है। लेकिन इस नियम को उसने पलट दिया, कह दिया कि जो लावारिस है, यानी जो राजा रानी लावारिस है, जिनको कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोगों का वारिस कौन बनेगा? ब्रिटिश साम्राज्य बनेगा। और एक लाइन से भारतीय राज्यों को हड़पने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो बगाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1850 में। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अब आइए देख लें डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब हम समझते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जितने भी उस समय के रजवाड़े थे सब पर यह लागू होता था। लेकिन ऐसा नहीं था, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था डलहौजी ने। क्या था वे? तो वे राज्य जो किसी के नियंत्रण में ना रहे हो गोद ले सकते हैं पहले। वे राज्य जो मुगलों या मराठों के अधीन थे किंतु अब अंग्रेजों के नियंत्रण में हैं, तो ऐसे राज्य अंग्रेजों की अनुमति लेकर के गोद ले सकते थे अनुमति मिलने पर। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी थी और ज़्यादातर राज्य इसी कैटेगरी में आते थे वो ये थी
कि वे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों ने किया, ज्यादातर राज्य इस श्रेणी में नहीं आते थे, ठीक है, वो गोद नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी थी और इसी के हिसाब से एक क्रम से पहले सतारा जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज यहां पर शासन कर रहे थे, सतारा को हड़पा गया। जैतपुर और संबलपुर 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, झांसी की लक्ष्मीबाई, नागपुर 1854 और अवध 1856। इसे अलग कलर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत से नहीं हड़पा गया था, बल्कि ये आरोप लगा करके कुछ प्रशासन का इसे हड़पा गया था, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ कब? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ वो 1856 में हुआ, जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी के समय। अगला, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सतारा है, झांसी है, बगाट है, उदयपुर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। यह प्रश्न लेटेस्ट है, यूपी बीईओ प्री 2019 का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सतारा का सबसे पहले विलय हुआ, ये डलहौजी के हड़प नीति का पहला शिकार बना सतारा 1848 में। बगाट का विलय हुआ 1850 में, उदयपुर का विलय हुआ 1852 में और झांसी का विलय हुआ 1853 में। इस हिसाब से हम देखें तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी सतारा सबसे पहले होगा, फिर बगाट होगा, यानी 1 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो 1 3 4 2, ये सी हमारा उत्तर है। तो सतारा 1848, बगाट 1850 और उदयपुर 1852 और झांसी 1853, ठीक है। चलिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। 1849 ईस्वी सतारा का विलय, 1848 ईस्वी पंजाब का विलय, 1856 ईस्वी अवध का विलय और 1855 ईस्वी झांसी का विलय। तो 1849 नहीं, 1848, 1848 पंजाब का विलय नहीं, 1849, 1856 ईस्वी अवध का विलय सही है, 1855 ईस्वी झांसी का विलय गलत है, 1853। तो यही सी हमारा उत्तर है। 45 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो यूपी पीसीएस मेंस 2011 का ये प्रश्न है, किसने विलय की नीति को क्रियान्वित किया और उसे नियोजित किया? तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, सी। अगला, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? आईएएस प्री 2007। ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर और डी सतारा। देखिए, यही प्रश्न कितनी बार अलग अलग तरीके से रिपीट होकर के हमारे सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है अवध, ठीक है। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो 1 है झांसी, 2 है संबलपुर और 3 है सतारा। तो जो राज्यों का विलय हुआ है उसे हमें ठीक प्रकार से याद रखना है, ये इस प्रश्न से हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो झांसी 1853, संबलपुर 1849 और सतारा 1848। तो ऐसे में 3 2 1 3 2 1 हमें कहाँ मिल रहा है? सी में मिल रहा है। ये आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। 48 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो निश्चित रूप से सतारा, बी हमारा उत्तर है। सतारा शिकार हुआ था 49 का बी। अगला, जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था?
ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नाथ और डी लॉर्ड कर्जन। तो जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। ये हमारा उत्तर है और ये उत्तराखंड प्री 2016 का प्रश्न है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध का विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बरो के समय में। तो 1843 में अगस्त में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में कर लिया गया। ये हुआ लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, जिसका समय था 1842 से 44। ठीक है। चलिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। कब किया? 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1854 में। तो सिंध पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया 1843 में, यानी ए हमारा उत्तर है। अगला, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। अब ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया था और बहुत इस प्रश्न को लेकर के विवाद की भी स्थिति बनी रही, क्योंकि ये किसी को नहीं समझ आ रहा था कि सिक्किम का विलय कब हुआ। अब हम लोग तो जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में भारत में सिक्किम का विलय हो गया, पूर्ण रूप से भारत का वो राज्य बन गया, लेकिन 1947 के पूर्व ये कब स्थिति थी? तो ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। सिक्किम के जो दूरवर्ती क्षेत्र थे, जिसमें कि दार्जिलिंग का भी नाम है, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये सी हमारा उत्तर है। ठीक है। पूर्ण रूप से तो सिक्किम नहीं मिलाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम, और इसी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। तो ए हमारा उत्तर है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिट्टन। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई और थाड़े के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है। तो 55 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और थाड़े, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ बंबई और थाड़े के बीच। तो 56 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, बंबई और थाड़े के बीच 1853 में। अगला, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, 1850, 1840, 1890। तो भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में। ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? ए, ईस्टर्न रेलवे, बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी, मद्रास रेलवे और डी, अवध तिरहुत रेलवे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। तो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। बी हमारा उत्तर है। अगला, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए, डफरिन के समय, बी, डलहौजी के समय, सी, लिट्टन के समय और डी, कर्जन के समय। तो जो विस्तार होने वाला मामला था, जो पंजाब का भी हो और बहुत सारे उत्तराधिकार के आधार पर जो राज्यों का विलय हुआ हड़प नीति से, ये सब डलहौजी के समय हो गया। उसके बाद महारानी की घोषणा हो गई 1858 में कि ये विलय और विजय की जो नीति है उसको हम त्यागते हैं। लेकिन आखिरी जो विस्तार हुआ वो हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। और डफरिन के समय में क्या हुआ?
तो 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात, यानी तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 में, उसके पश्चात जनवरी 1886 में पूर्ण रूप से बर्मा को भारत में मिला लिया गया। तो ये काम हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। तो जो हमारा उत्तर है वो है 59 का ए, लॉर्ड डफरिन के समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ब्रिटिश राज का। अगला, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड और डी वारेन हेस्टिंग। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। इसके पहले सार्वजनिक जो कार्य थे वो एक सैनिक बोर्ड था, वही देखता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने धीरे धीरे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको विकसित किया और बहुत सारा फंडिंग भी इसमें होने लगी। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड केनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग और डी लॉर्ड लॉरेंस। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया उसका नाम है लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और जिसने ये घोषित किया कि विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध उत्तराधिकारी होंगे। तो 61 का हमारा उत्तर है बी। अगला, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड केनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने और सर हरकोट बटलर ने। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड केनिंग ने। बी हमारा उत्तर है। ठीक है, बी उत्तर है। अब महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र है, अगर आप जूम करके पढ़ना चाहें या इंटरनेट से डाउनलोड करके भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ने में तो काफ़ी वो दम लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसे विस्तार से हमने डिस्कस किया हुआ है इंडियन पॉलिटी के पहले ही लेक्चर में। अगला, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? यूपी पीसीएस जीआईसी 2010, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड केनिंग और लॉर्ड रिपन। तो निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग के समय में 1857 की क्रांति और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राज्य लेकर के सीधे ब्रिटिश हाथों में भारत का साम्राज्य चला गया। उसके बाद वायसराय भारत पे शासन करने लगा जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश राजा या रानी का, ब्रिटिश संप्रभु का, ब्रिटिश सोवरेन का भारत में प्रतिनिधि था, उसका रिप्रेजेंटेटिव था। तो 63 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस चार्ट को हमने बड़े विस्तार से डिस्कस किया था कि कब कौन से पदनाम का प्रयोग हुआ। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड केनिंग ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बंबई में और डी मद्रास में। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद में दरबार लगा, वहीं पर पढ़कर सुनाया। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी लॉर्ड केनिंग ने, सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से और डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। तो निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर है। 1858 की साम्राज्य की घोषणा में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब विजय और विस्तार की जो नीति थी ब्रिटिशों की उसे हम बदल देंगे।
अब राजा स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य में शासन करें, हम उन्हें डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश समझ चुके थे कि अगर लंबे समय तक भारत पे अपना राज्य बना करके हमें रखना है तो हमें ये जो देसी रजवाड़े हैं इनको कायम करके रखना होगा, तभी हमारा शासन लंबा चलेगा। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में और डी 1885 में। तो देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, इसके लिए शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा 1877 में एक दिल्ली दरबार आयोजित करके ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, जिसे केसरे हिंद कहा गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है इसे। शाही उपाधि अधिनियम 1876, रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो इसी के माध्यम से इसकी घोषणा लॉर्ड लिट्टन द्वारा 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ था भारत में और इसलिए इसकी बहुत आलोचना की गई। ठीक है, आरजी प्रधान के शब्दों में देखें, राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। तो इतना बड़ा अकाल पड़ा था, लेकिन लॉर्ड लिट्टन ये बताना चाहता था कि जो हमारी महारानी है, अब तुम सब लोगों की महारानी बन चुकी हैं। और भारत के राजाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि भैया तुम्हारी स्थिति केवल प्रिंस की है, अब तुम राजा लिखो अपने नाम के आगे, महाराजा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान लो कि सबसे प्रमुख वही है जो लंदन में बैठा है या बैठी है, जो हमारी महारानी या महाराजा है। तुम सब उसके सामने प्रिंस हो, इससे अधिक की औकात तुम्हारी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और डी सर जॉन शोर ने। अब देखिए, ये कितने परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो इसका हमारा उत्तर है। तो 67 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड डफरिन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, केवल यही सही सुमेलित है, बाकी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, चीरो अस्थाई बंदोबस्त। तो अगला, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत और लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता नहीं, लॉर्ड केनिंग के समय तो सबसे अधिक सक्रियता थी, है ना, 1857 की क्रांति। तो डी लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता, यही सुमेल नहीं है, बाकी सब लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। अगला, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। तो एक सही सुमेलित नहीं है, 3 सही सुमेलित है। आइए देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान था। तो लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, तो 70 का हमारा उत्तर है सी। अगला, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818 में, सी 1861 में और डी 1802 में। तो यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। पूना के पेशवा की बात हो रही है। तो पूना के पेशवा की पेशवाई को 1818 में ब्रिटिशों ने समाप्त कर दिया।
पेशवा को कानपुर के नज़दीक निर्वासित कर दिया गया, उनको पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया और उनका जितना भी साम्राज्य था, चाहे वो महाराष्ट्र में था, चाहे वो मालवा में था, सब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। तो 71 का हमारा बी है 1818, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। अगला, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? अब ये स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है, RSRTS प्री 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो डेविड आक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकाफ, आर्थर वेलेजली और जॉन जॉर्ज। तो निम्नलिखित में से राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी चार्ल्स मेटकाफ ने। तो 72 का हमारा उत्तर है बी। अगला, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। देखिए एक ही तरह का प्रश्न कितनी बार पूछा जा रहा है। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि प्रणाली। सी सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध। और लॉर्ड हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली सही सुमेलित है, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध असल में ये सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग ही आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था, इसी के समय में सुगौली की संधि हुई। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है 73 का सी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण। तो एक ही सही सुमेलित है, 3 नहीं सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण। लॉर्ड जॉर्ज वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ। ठीक है, और लॉर्ड बेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें बेलेजली ने यह तय कर लिया कि हमें टीपू सुल्तान को मार ही देना है, और टीपू सुल्तान को मार दिया गया फाइनली। ठीक है, और सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह भी सही नहीं है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तो ऐसे में केवल सी हमारा उत्तर है। तो 74 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्टर्ड एक्ट 1833 का पारित होना। और लॉर्ड लिट्टन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो लॉर्ड लिट्टन के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिट्टन के समय में हुआ था 1878-1880। ठीक है, तो डी यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से कुल अब तक हमने 75 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।